स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने सुना था कि जय और मीनू ये तीनों को मिलने के लिए बचेंद्र नीचे आई थी जूस और चाय लेकर। अंत में की बचेंद्र को देखकर हक्का बक्का रह गया। चाय और जूस पीने के बाद की ने बचेंद्र से पूछा कि बचेंद्री, इस हालत में नीचे आने के लिए तुमने जोखिम क्यों उठाई? अब बचेंद्री दृढ़ता पूर्वक कॉन्फिडेंस के साथ ये जवाब देती है, कहती कि मैं भी दूसरे अभ्यर्थियों की तरह इस अभियान में आई हूं और मैं भी एक पर्वतारोही हूं, पहाड़ चढ़ने वाली हूं। इसीलिए हम इस दल में जब मिलकर आए हैं, दूसरों से मैं शारीरिक रूप में स्वस्थ हूं और सक्षम हूं। इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? तो देखिए, किसी की हड्डी टूटी हुई है, किसी की टांग टूटी हुई है, लेकिन मैं सक्षम हूं और स्वस्थ हूं। इसलिए मेरे दूसरे साथी जो हैं, उनकी मदद करने के लिए ही मैं नीचे आई हूं। की हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। बचेंद्र की बात पर की मुस्कुराया, चाय और जूस पीकर अपनी प्यास बुझाई, लेकिन जो किट बचेंद्र लेकर आई थी वो की बचेंद्र को ले जाने नहीं दिया, वो खुद लेकर चला। थोड़ी देर बाद साउथ पोल कैंप से लाठू और गगन बिस्सा, तो थोड़ी देर के बाद जैसे कियो और मीनू बचेंद्री अभी तक नहीं गए थे, तो लाठू और गगन बिस्सा साउथ पोल से नीचे आ गए थे इन लोगों से मिलने के लिए। फिर यहां से ये चार मिलकर की बचेंद्री, लाठू और गगन बिस्सा फिर साउथ पोल कैंप पर पहुंच गए। साउथ पोल कैंप जो अत्यंत सुरक्षा और आराम के लिए वो जगह उपलब्ध है। साउथ पोल सबसे कठोरतम और सुरक्षित जगह से एक जगह है जहां पर ये लोग सुरक्षा के साथ समय बिता सकते हैं, रह सकते हैं। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई और बर्फ पिघलाया, चाय बनाई, कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अगले दिन बचेंद्र पाल सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाई, चाय बनाई, चॉकलेट और बिस्कुट एक हल्का नाश्ता किया, फिर 5:30 बजे वो तंबू से बाहर निकल पड़ी। अमदर जी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था, और बाहर अमदर जी जो गाइड वो बचेंद्री को शिखर तक पहुंचाने के लिए बाहर इंतजार कर रहा था। उसके आसपास और कोई नहीं था, और बाकी जो सदस्य थे वो इस ठंडी हवा में, उस मौसम में, क्लाइमेट में वे जाना नहीं चाहते थे। अकेला अमदर जी इंतजार कर रहा था बचेंद्री के लिए। अमदर जी बिना ऑक्सीजन की चढ़ाई करने वाला था। अमदर जी जो है बिना ऑक्सीजन के ही शिखर चढ़ने वाला था। इसमें एक दिक्कत थी, जब ऊंचाई पर वो चढ़ाई करेगा तब उसके पैर ठंड पड़ जाते थे, इसी कारण, और सांस लेने में दिक्कत होती थी। इसी कारण अमदर जी के पास उसके सामने एक चुनौती थी। उसे उसी दिन शिखर तक जाना, फिर वापस साउथ पोल लौटकर आना था। अगर वो नहीं कर सकता था तो उसे नहीं जाना चाहिए। ये कंडीशन उसके सामने, ये मुसीबत थी कि एक ही दिन में शिखर तक जाना फिर साउथ पोल कैंप पर लौट कर आना, ये बहुत ही मुश्किल बात है।
ये बहुत ही मुश्किल काम है, ये चैलेंज उसके सामने थी। अगर वो नहीं कर सकता था, उसे नहीं जाना चाहिए उस दिन। वो तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था, क्योंकि एक ही दिन में शिखर तक जाना फिर आना बहुत कठिन काम है, इसलिए वो जल्दी चढ़ाई करना चाहता था अंगद जी। और उसने मुझसे पूछा क्या मैं उसके साथ जाना चाहूंगी। तो अंगद जी बचेंद्र से पूछा कि वो उसके साथ जाना चाहती है नहीं चाहती। एक ही दिन में शिखर तक जाना और फिर लौट कर आना बहुत जोखिम काम है, लेकिन अंगद जी की जो सक्षमता है, उसकी जो कर्मठता है, उसके ऊपर बचेंद्र को पूरा भरोसा है। इसलिए बचेंद्र पाल उसके साथ जाने के लिए राजी हो गई। फिर साथ साथ जो उसकी आरोहण की क्षमता अंगद जी की, उसके ऊपर भी बचेंद्र को भरोसा था। इसलिए बचेंद्र और अंगद जी दोनों साथ साथ बिना रस्सी के चढ़ाई शुरू कर दी। सुबह 6:20 पर जब अंगद जी और मैं साउथ पोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ाया था। सुबह 6:30 बजे जब दोनों कैंप साउथ पोल कैंप से बाहर निकले तब दिन ऊपर चढ़ाया था, मतलब सूरज थोड़ा बहुत निकल चुका था, दिन आ चुका था। लेकिन ठंडी हवा का झोंका वैसे ही बह रही थी, ठंड बहुत थी और बचेंद्री अपने गर्म उस्तर में, मतलब गर्म कपड़ों में सुरक्षित थी। वो पहले से ही सब कुछ पहन रखी थी। हमने बगैर रस्सी की ही चढ़ाई की। अंगद जी बिना ऑक्सीजन की चढ़ाई कर रहा था और दोनों अंगद जी और बचेंद्री बिना रस्सी के चढ़ाई करना शुरू कर दी। अंगद जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। अंगद जी एक यूनिफॉर्म स्पीड में, क्योंकि पहले से बहुत बार जाकर आ चुके हैं, वो गाइड थे, वो एक निश्चित गति से चल रहे थे और उनके पीछे पीछे बचेंद्री को भी चढ़ने में कोई मुश्किल दिक्कत नहीं हो रही थी। वो भी आराम से बचेंद्री के अंगद जी के पीछे पीछे चढ़ गई थी। जमे में बर्फ की सीधी वो ढलाव चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी, वो जो जमे हुए बर्फ के सख्त चट्टानें इतनी भुरभुरे मतलब रफ थी, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने शीशे का चादर बिछाया हो। वो बहुत कठिन बर्फ होता है वहां पे, फिर उसको फेवड़े से काटकर ऊपर चढ़ना पड़ता है। हमें बर्फ काटने के फेवड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से फेवड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ की धरती को फेवड़े के दांत काट सके। और उस कठिन बर्फ को काटने के लिए बचेंद्री को फेवड़े का इस्तेमाल करना पड़ा और इतने सख्त से फेवड़े का इस्तेमाल करना पड़ा जिससे उस जमे बर्फ की जो चट्टान है, दीवार, उसको काट सके। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझकर उठाया। उस खतरनाक स्थल पर जहां फेवड़े से बर्फ को काटकर जगह बनाना है, फिर वहां पैर रखकर ऊपर चढ़ना है, फिर जगह बनाना है, फिर पैर रखकर ऊपर चढ़ना है, तो ऐसे खतरनाक रास्ते पर बचेंद्री फूक फूक कर, सोच समझ कर हर एक कदम उठाती जा रही थी और दोनों साथ साथ चढ़ रहे थे, वो भी बिना रस्सी के। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। बचेंद्री और अंगद जी ये दोनों 2 घंटे से भी कम समय में शिखर कैंप पर आकर पहुंच गए। यहां से शिखर जाएंगे। पहले जो अग्रिम दल आए थे वे यहां तक पहुंचने में 4 घंटे लगा दिए थे, लेकिन बचेंद्री और अंगद जी दोनों 2 घंटे में वहां पहुंच गए थे। अंगद जी
पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूं। अंगद जी को लगा कि बचेंद्री शायद थक गई होगी और उसने पूछा क्या थक गई है। बचेंद्री बोली बिल्कुल नहीं, मैं थकी नहीं। जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित भी हुए। तो बचेंद्र की बात सुनकर अमोदर जी आश्चर्यचकित भी हुए और आनंदित भी हुए। आश्चर्यचकित इसीलिए हुए क्योंकि बचेंद्री पहली बार आई थी, वो भी 2 घंटे में शिखर कैंप तक पहुंच गई, इसलिए आश्चर्यचकित हुए। और जब वो बोली कि मैं थकी नहीं हूं, तो इससे भी उनको आश्चर्य हुआ और खुशी भी हुई कि बचेंद्री पाल थकी नहीं है और आने में सक्षम होगी। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे। यदि हम इसी गति से चलते रहें तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो अंगद ने कहा पहले जो आए थे दल वो 4 घंटे लगाए थे, लेकिन हम 2 घंटे में आ गए। अगर इसी गति से हम चलते रहे तो दोपहर 1 बजे तक वो बच्चे शिखर पर हम पहुंच जाएंगे और पहुंच भी जाएंगे। लट्टू हमारे पीछे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वो हमारे पास पहुंच गया। लट्टू इनके पीछे भी इनको फॉलो करके आ रहा था। ये दक्षिणी शिखर के नीचे थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे, तब लाटू इनके पास आकर पहुंच गया। और खुशी की बात यह है लाटू लाइलिन की एक रस्सी लेकर आया था साथ। ये दोनों बिना रस्सी की चढ़ाई कर रहे थे। लाटू अपने साथ एक रस्सी लेकर भी आया था। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। लाटू एक लाइलिन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगद जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े। जब लाटू रस्सी लेके आया था तब अंगद जी और बचेंद्री दोनों रस्सी के सहारे चढ़ने लगे और लाटू दोनों के बीच रस्सी को पकड़कर चल रहा था। इसीलिए नहीं कि उसे रस्सी की जरूरत है, बल्कि इसीलिए कि दोनों में बैलेंस रहे, अंगद जी एंड बचेंद्री पाल में, इसलिए बीच में रस्सी को लेकर चढ़ रहा था लट्टू। लाटू ने ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। तब लाटू ने ध्यान दिया कि बचेंद्र को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वो इसीलिए हो रही थी क्योंकि बचेंद्री उस कठिन जगह पर प्रति मिनट 4 लीटर की जगह 2.5 लीटर ऑक्सीजन के साथ वो चढ़ाई कर रही थी। ये बात लाटू को पता चल गई। जब पता चली तब लाटू ने क्या किया, उसकी आपूर्ति बढ़ा दी, रेगुलेटर बढ़ा दिया ऑक्सीजन का कि पर मिनट 4 लीटर ऑक्सीजन बाहर आए। जब उसने आपूर्ति बढ़ा दी, रेगुलेटर जब बढ़ा दिया उसने, तब बचेंद्री को चढ़ने में और कठिनाई नहीं हुई, सांस लेने में भी कोई तकलीफ नहीं हुई, वो आराम से चढ़ती चली गई। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। लाटू, अंगद जी और बचेंद्री ये तीनों शिखर के पास आकर पहुंच चुके थे। दक्षिणी शिखर पर हवा की गति बढ़ गई थी। जहां वो नामचे बाजार से देखी थी 150 किलोमीटर से अधिक गति से हवा बहती है, ये वही दक्षिणी शिखर है। वहां पे 3 जोन भी होते हैं, ब्लू जोन, रेड जोन, ब्लैक जोन। ये 3 जोन जो है ये बहुत खतरनाक है। आदमी अगर ब्लैक जोन में एंट्री हो जाए तो उसकी मौत निश्चित है। तो ये दक्षिणी शिखर तक पहुंच गए थे, हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे। तो
हवा 150 किलोमीटर या उससे अधिक गति से बह रही थी दक्षिणी शिखर पर, और बर्फ के जो कण है, बुरबुरे कण, उसको हवा उड़ा ले जाए जा रही थी। इसीलिए बर्फ के कण उड़ने के कारण सामने का दृश्य शून्य तक आ गई, मतलब बर्फ के कण उड़ने के कारण सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन कभी कभी बीच में जब हवा थोड़ी सी कम होती थी, तब आगे नजर आया कि और कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, मतलब वे शिखर पर पहुंच चुके थे, आगे और कोई ऊंची चढ़ाई नहीं थी। मेरी सांस मानो रुक गई थी। मुझे विचार कौन है कि सफलता बहुत नजदीक है। तो जैसे शिखर पर पहुंच गई, बचेंद्री पाल की सांस मानो जैसे रुकी गई थी, और बचेंद्री को लगा अब मंजिल बहुत नजदीक है, मतलब ऑलरेडी पहुंच चुकी है मंजिल तक। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। तो 23 मई 1984 दोपहर 1:07 पर, जैसे अमुदुद्दीन ने कहा था अगर इसी गति से हम चलते रहे तो 1 बजे तक ऑलरेडी शिखर पर पहुंच जाएंगे, हुआ भी वही। 1984 23 मई दोपहर 1:07 पर भारत की प्रथम महिला पर्वतारोहिणी, प्रथम महिला बचेंद्री पाल दुनिया के सबसे ऊंची शिखर चोटी एवरेस्ट पर खड़ी थी। हमने पहले वह सवाल ये थी, तो बचेंद्री पहुंच गई थी शिखर पर, लेकिन अब उनके सामने एक समस्या थी। समस्या ये थी कि शिखर की चोटी पर साथ साथ 2 लोग खड़े होने के लिए भी जगह नहीं है। वो खड़े होंगे कैसे? ये बहुत ही खतरनाक है और भयानक भी है, क्योंकि नीचे सीधी ढलान, अगर खिसके तो सीधी मौत, नीचे गिर जाएंगे, और वहां 2 लोग साथ साथ खड़े भी नहीं हो सकते। ये बहुत बड़ी चुनौती और समस्या थी उनके सामने। तो बचेंद्र ने क्या किया, हमने पहले बर्फ के फेवड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। पहले फेवड़े के इस्तेमाल करके बर्फ काटे, जगह बनाए, और पहले खुद को सुरक्षित और बैलेंस किए, संतुलित किए। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी, बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुंबन लिया। फिर जगह बनाने के बाद बचेंद्री अपने घुटनों के बल पर बैठी, और जो सागर माथा, जिस शिखर को नेपालियों में सागर माथा के नाम से बुलाते थे, उस सागर माथे का चुंबन लिया। फिर बगैर उठे ही बचेंद्री अपनी थैली से एक हनुमान चालीसा निकाली और दुर्गा माई का फोटो चित्र निकाला। फिर एक छोटी सी पूजा अर्चना वहां पे की, क्योंकि हिंदू सेंटिमेंट है पूजा करना सफलता हासिल करने पर। वो दुर्गा मां का चित्र और हनुमान चालीसा निकालकर एक छोटी सी पूजा अर्चना की। फिर उसे लाल कपड़े में लपेट कर उसी बर्फ में दफना दिया। दफनाने के बाद वहां से उठी, फिर अमुदर जी के सामने झुककर उन्हें अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करती है, क्योंकि इस शिखर पर पहुंचाने में अंगदर जी का योगदान बहुत बड़ा है। वे बचेंद्री पाल को उत्साहित करते करते शिखर पर पहुंचने में मदद किए थे। इसलिए बचेंद्री अंगदर जी के सामने कृतज्ञता पूर्वक झुकी और उनके प्रति
अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करती है। तो सफलता के इस महान मुहूर्त पर, समय पर बचेंद्री अपने पिता माता को याद करती है और मन ही मन बहुत खुश भी होती है। फिर अंगद जी क्योंकि बिना ऑक्सीजन की चढ़ाई कर रहे थे, इसीलिए दूसरी बार बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई करने पर अंगद जी को बचेंद्री बधाई, कांग्रेचुलेशन बताई और बचेंद्री को गले लगकर अंगद जी उनसे कहते हैं कि दीदी मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुमने बहुत अच्छी चढ़ाई की और इस बात पर मैं बहुत प्रसन्न हूं। अंगद जी कहते हैं बचेंद्री से। कुछ देर बाद सोनम फुलझर पहुंचे और उन्होंने फोटो लेने शुरू कर दिए। तो कुछ देर के बाद वहां सोनम फुलझर पहुंचे और वहां के नजारों का फोटो लेना शुरू कर दिए। हो सकता है आजकल के जमाना अगर होता तो शायद लोग सेल्फी भी ले लेते, तो वो लोग वहां पहुंचकर फोटो लेने शुरू कर दिए। इस समय तक लाठू ने हमारे नेता को, इनके नेता थे कर्नल खुल्लर, तो लाठू ने इनके नेता को एवरेस्ट पर इन चारों के होने की सूचना दे दी थी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूंगा। जैसे लाठू खबर दी उनके नेता कर्नल खुल्लर को, उसके बाद वॉकी टॉकी बचेंद्री के हाथ में दिया गया। कर्नल खुल्लर ये समाचार सुनकर बहुत प्रसन्न थे क्योंकि बचेंद्री पाल शिखर तक पहुंचने में सफल रही है और बचेंद्री को बधाई देते हुए उन्होंने कहा, तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि पर, अचीवमेंट पर मैं तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूंगा क्योंकि एक अनूठी सफलता तुमने हासिल की है। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। कर्नल खुल्लर ने बचेंद्री से कहा कि बचेंद्री, भारत देश को तुम पर गर्व है। तुम प्रथम भारतीय महिला हो जो शिखर तक पहुंची हो और इस बात पर देश को तुम पर गर्व है। तुम अब वापस एक ऐसे संसार में जाओगे जो तुम पीछे छोड़े आए थे, जिस संसार को, उस संसार से बिल्कुल भिन्न होगा क्योंकि जो आई थी वो एक साधारण पर्वतीय लड़की बचेंद्री थी, लेकिन अब जो जा रही है वे एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बचेंद्री पाल थी, जिस पर पूरा भारत देश गर्व कर रहा था। इसलिए कर्नल खुल्लर ने कहा कि इस देश को तुम पर गर्व है और जिस दुनिया में, जिस संसार में तुम जाओगे वो संसार बिल्कुल अलग होगा जहां पर तुम्हारा सम्मान भी होगा। तो बचेंद्री बड़ी सफलता तक शिखर पर पहुंच गई थी। किसी ने सही फरमाया है, परिंदे का सफर अभी बाकी है, परिंदे का सफर अभी बाकी है, बाज की उड़ान अभी बाकी है। परिंदे का सफर अभी बाकी है, बाज की उड़ान अभी बाकी है। अभी अभी मैंने लांघा है समंदर, अब पूरे आसमान बाकी है। That is success, that is achievement of Bachendri Pal as the first woman, first lady of India. I think I hope that you all may enjoy this lesson and with well understanding, with acknowledgement, and I hope you will get all right information for the exam also. We will meet in next video with new lesson.
Still, have a nice time. Keep smiling. Thank you.